ऑप्टिकल आइसोमेरिज वैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज का। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग, है ना। हम लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता ऑप्टिकल आइसोमेरिज के बारे में। although थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हर एक बात समझिएगा अच्छे से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज को अगर हम लोग को समझना है डिटेल में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट काइरल कार्बन, है ना। काइरल या इसको किरेल बोलते हैं वैसे तो, है ना। किरेल या स्पेलिंग सही रखनी तो काइरल भी बोल सकते हो। तो काइरल कार्बन क्या होते हैं, व्हाट आर काइरल कार्बन। एंड काइरल कार्बन आर आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। काइरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम भी आपको मिल सकता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल देते हैं, स्टीरियोजेनिक कार्बन। तो स्टीरियोजेनिक कार्बन भी काइरल कार्बन को बोलते हैं। ये सारे नाम इसी के बेटा, ठीक है। इनमें से किसी भी के नाम से ये पुकारा जा सकता है। तो काइरल कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन, ये सारी बातें एक ही है। तो डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन क्या है काइरल कार्बन की। तो बोलते हैं ए कार्बन इज सेड टू बी काइरल if it is directly bonded with four different functional group और एटम, ठीक है। आप लोग सभी लोग ये अच्छे से जानते हो कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। और कभी ऐसा हो कि कार्बन की चारों वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जाके जुड़ जाए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम आकर अटैच्ड हो जाए, है ना। मतलब इन चारों में कोई भी दो ग्रुप या एटम सेम नहीं होने चाहिए, ऑल मस्ट बी डिफरेंट, है ना। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे काइरल कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइरल कार्बन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी ये डिफिनेशन है, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर लिए। ए कार्बन इज सेड टू बी काइरल इफ इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम, ठीक है। एक कार्बन काइरल तब कहलाता है जब उसकी चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच्ड हो जाए, ठीक है। या उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड हो। तो ऐसे काइरल, ऐसे एटम कार्बन को हम लोग बोलते हैं काइरल कार्बन, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को, Yes. Yes, sir. है ना। तो देखिए एग्जाम्पल से, ये जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये इसमें ये जो मिड में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये मिड वाला कार्बन, इट इज ए काइरल कार्बन। इसे हम लोग काइरल कार्बन बोल सकते हैं। क्यों काइरल कार्बन बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पे देखिए डिफरेंट एटम्स अरेंज है ना। एक वैलेंसी पे बेटा देखो ब्रोमीन अटैच्ड है, एक वैलेंसी से फ्लोरीन अटैच्ड है, एक वैलेंसी से आयोडीन, एक वैलेंसी से क्लोरीन। और इन चारों में कोई भी दो सेम नहीं है, ठीक है। अगर इन चारों में कोई भी दो सेम होता है तो फिर वो काइरल ना होता, है ना। और इसलिए हम लोग इस कार्बन को, ये मिड में जो कार्बन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं काइरल कार्बन। अच्छा, काइरल कार्बन के लिए एक नोटेशन यूज होता है। इसके ऊपर ऐसे ये सितारा वाला साइन बना दिया था, ठीक है। तो जब भी ये काइरल कार्बन हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा स्ट्रक्चर में, तो हम लोग ये सितारा जरूर लगा देंगे। एक ही सितारा लगाइएगा, ज्यादा सितारे मत लगाइएगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रिकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सितारा होता है, ये हमें इस बात की गवाही दे देता है कि हाँ ये कार्बन काइरल है। सितारा लगने का मतलब ये आईएसओ सर्टिफाइड हो गया कि ये कार्बन काइरल है ना। आपने मोहर लगा दी। अब इसमें जैसे ये जनरल एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी से स्मॉल ए अटैच कर दिया है, यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, और ये कार्बन काइरल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, काइरल कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से तो कनेक्टेड होनी चाहिए, साथ ही साथ इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। काइरल कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। काइरल कार्बन शुड बी
sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी जरूरी है ना। काइरल कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना भी जरूरी है, ठीक है। है ना, कभी ऐसा सर दिखे कि हाँ बोलो बेटा। सर अगर 4 डिफरेंट से जुड़ा हुआ तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना? हाँ वो तो बिल्कुल अंडरस्टूड वाली बात है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, है ना, ध्यान ना दो, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो काइरल कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना भी जरूरी है, और ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड है ना। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर एक कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगी, है ना, तो इसका मतलब वो 4 सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रहा होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर जीरो, तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा होगा, sp3 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन नेवर बी काइरल एटम, ठीक है, नेवर बिहेव्स एज ए काइरल एटम। तो अगर कहीं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में sp, तो उसको तो आप वैसे ही बोल दीजिएगा कि वो तो काइरल हो ही नहीं सकता, है ना। बोलो भाई। अब जैसे कोई आपसे पूछे बताओ बेंजीन में कितने काइरल कार्बन होते हैं, तो बेंजीन का ईस कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड है, और डबली कार्बन जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, है ना। तो इसका मतलब बेंजीन के पास वैसे 6 कार्बन है, लेकिन इन 6 कार्बन में कोई भी कार्बन काइरल नहीं है ना। तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। बोलो बेटा, जीएफ बेस के बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस हाइब्रिडाइजेशन सर। वगैरह, हाइब्रिडेशन वगैरह आता है आप लोगों को निकालना यस कार्बन सर। पे? यस सर। यस सर। हाँ, तब फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे कुछ उसमें क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया, काउंट द नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, बस इसमें हम लोग को काउंट करना है कि इन स्ट्रक्चर में काइरल कार्बन का नंबर क्या है ना, कितने काइरल कार्बन हर एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो जैसे पहला एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल अगर 2 आप है। देखें, 2 2 2 2। है ना। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें आपने मुझे बता दिया कि 2 कार्बन काइरल है, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। और वो 2 काइरल कार्बन कौन से होंगे, अगर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, चलो अब बताइए इसमें 2 एंड कौन 3। सा कार्बन, 2 एंड 3। 2, हाँ बहुत बढ़िया। तो 2 एंड 3, है ना, 2 कार्बन काइरल है, सेकेंड नंबर वाला भी काइरल है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। कैसे हम लोगों ने देखा, तो देखो सेकेंड कार्बन पे अगर हम लोग देखें तो इस हाइड्रोजन को चलो ऊपर बैठा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। देखो, एक वैलेंसी क्लोरीन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन से, एक पूरे पूरे मेथिल से अटैच्ड हो गई, और चौथी वैलेंसी इस वाले पार्ट से अटैच्ड है, इस ग्रुप से, ठीक है। तो ये चारों ग्रुप में कोई भी 2 सेम नहीं है, ये चारों के चारों डिफरेंट है। इसलिए ये कार्बन हमारा किरेल कार्बन या काइरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग काइरल बोलेंगे। और सिमिलरली ये जो थर्ड नंबर वाला है, ये भी इसी की तरह देख लीजिए, ये भी काइरल है, इसकी एक वैलेंसी बेटा मेथिल से अटैच्ड है, एक क्लोरीन से, एक हाइड्रोजन से, और एक इतने बड़े ग्रुप से। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला भी काइरल है। अच्छा, मेथिल के कार्बन को काइरल कहना पाप है, नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी तो सेम एटम से अटैच हो गई, वो भी हाइड्रोजन से, है ना। तो जैसे कहीं पे CH3 हो तो आप बोल दीजिएगा काइरल नहीं है, कहीं CH2 भी हो तो भी वो काइरल नहीं होगा, क्योंकि उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो उन ऐसे कार्बन जहाँ पे CH3 या CH2, वहां तो डाउट ही मत करिएगा, ठीक है। जहाँ पे C अकेला बैठा हो वहां पे चेक कर लीजिएगा, या C के साथ एक H हो तो वहां चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके कायरल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें आपने आंसर दे दिया 2, बिल्कुल सही है भाई। सेकेंड वाले में बताइए, सेकेंड में कितने 2। कार्बन कायरल? 2। 2 2। 2। 2। 2। 2 कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं,
विनीत ने अभी किया है, विनीत का आंसर क्या है? 3 है। विनीत का 3 है। अब देखो Sir, इसमें जल्दी जो 3 बता रहे हैं वो थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहे हैं है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 आएगा। ठीक है, क्यों 2 आएगा? देखो आप जगह जैसे इस कार्बन को देखो, है ना, तो इस कार्बन पे एक यहाँ पे मेथिल है, एक यहाँ पे मेथिल। अच्छा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कई बार आपको दिया जाएगा ऐसे जिगजैग फॉर्म में, तो आपको उसमें थोड़ा सा बैलेंस करके देखना होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर सब कार्बन ही है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी होंगे। ठीक है, तो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ठीक है, सेकेंड नंबर वाला कार्बन 2 मेथिल से अटैच्ड है और दोनों ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है, अब इस कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन कायरल होगा, है कि नहीं? क्योंकि इस पे एक मेथिल है और एक इस पे हाइड्रोजन है, दो तो अलग हो गए, तीसरा ग्रुप ये है आइसोप्रोपिल और चौथा ये है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आइसोब्यूटिल। हाँ, तो ये चारों ग्रुप अलग है ना, मेथिल, हाइड्रोजन, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इस वजह से ये वाला कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली ये वाला भी इसी तरह से कायरल होता दिख रहा है, नहीं? ये देखो मेथिल है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये एथिल है और ये आपका, ये चारों अलग अलग हो गए बेटा, तो यहाँ पे ये भी कायरल है। अच्छा, इस कार्बन में तो डाउट ही नहीं करना चाहिए हम लोग को कि यहाँ जब बैलेंस करोगे तो CH2 मिलेगा आपको, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब तो सेम हो गए दोनों, और ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही मिले हम लोग को ओवरऑल, सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 ही। अब जैसे ये थर्ड स्ट्रक्चर है ये Sir, वाला, 0, 0, The one. 0. 1 0 एंड 1 के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही मुझे। तो देखो 0 इसमें 0. इंटरेस्टिंग बात ये है कि आंसर क्या है अभी चलो बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों को तरीका क्लियर कर देता हूँ, है ना। कुछ बच्चों को आंसर मतलब कुछ बच्चों का सही भी है आंसर, ठीक है, लेकिन पहले आंसर ना बता के मैं मेथड थोड़ा बताता हूँ आपको कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड में कायरल देखना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड देखो, ये जैसे 2 स्ट्रक्चर थे, ये आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर थे, ओपन चेन कंपाउंड थे। तो ओपन चेन कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है वो आपको क्लियरली दिख रही होती है कि कार्बन की कौन से बॉन्ड से कौन सा ग्रुप या कौन सा एटम अटैच्ड है ना, क्योंकि चारों ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन की चारों वैलेंसी क्लियरली हमें दिख रही होती है कि किससे किससे कनेक्टेड है। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में थोड़ा आपको अपनी मन की आंखें खोलनी होगी, इसमें आपको चारों वैलेंसी दिखेंगे नहीं एग्जैक्टली। देखो थोड़ा समझना इस बात को मेरी कि क्या मैं कहना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। जूम डायग्राम देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में जैसे आपको डाउट, पहली बात तो सभी कार्बन पे तो डाउट होना नहीं चाहिए कि जैसे देखो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इसका, ये जो 5 कार्बन है इन पे तो डाउट करना पाप है, क्योंकि आप किसी को भी बैलेंस करोगे तो एक कार्बन है और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। ये सब CH2 है ना बेटा, CH2, 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 है ना। और कायरल होने के लिए तो कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होनी चाहिए, और इन पे सब पे 2-2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये 5 कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनको देखने का कोई मतलब नहीं। हम लोग को डाउट होना भी चाहिए तो इस वाले कार्बन पे, है ना। देखो आपको ये दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन पे डाउट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसको आप जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पाओगे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि सर 2 इस कार्बन पे जिस पे क्लोरो अटैच्ड है, इससे 2 ग्रुप तो डिफरेंट अटैच्ड है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, 2 ग्रुप तो क्लियरली दिख रहा है कि अलग अलग है ना। लेकिन हमें तो 2 वैलेंसी थोड़ी ना देखनी होती है, हमें तो उस कार्बन की चारों वैलेंसी से मतलब होता है
चारों वैलेंसी जब डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तब उसको कार्बन कायरल बोलते हैं। तो यहाँ इसकी बची हुई 2 वैलेंसी कैसे देखें, तो देखो ये कार्बन की बची हुई 2 वैलेंसी जो है वो साइकिल के स्केलेटन का पार्ट है। इसकी जो बाकी बची वैलेंसी है ना, देखो ये इसकी राइट वाली वैलेंसी बोल सकते हो, ये इसकी लेफ्ट वाली वैलेंसी बोल सकते हो, ठीक है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ साइकिल, लेकिन दोनों ये के लिए सेम होगी। हाँ, क्या चीज दोनों के लिए सेम होगी? है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से सेम होगी। हाँ, यहाँ इस एग्जांपल में तो सेम है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि इसकी जो बची वैलेंसी है ना, देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, यहीं पे चलो खड़े हो जाते हैं हम लोग, इसी पे हम लोग को चेक करना है कि कायरल है कि नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको जिस कार्बन को चेक करना है या जिस पे डाउट हो रहा है कि ये कायरल है कि नहीं, है ना, जिसकी 2 वैलेंसी तो डिफरेंट दिख रही हो, बाकी 2 वैलेंसी आपको चेक करनी हो, तो आप उसी कार्बन पे खड़े हो जाइए, ठीक है। और उस साइकिल में उस कार्बन के सामने अगर कोई कार्बन आ रहा है तो इसको अपना क्या मान लीजिए, टारगेट, है ना, ये आपका क्या है, टारगेट है ये सामने वाला कार्बन, ठीक है। कई बार कार्बन नहीं आएगा तो बॉन्ड आ जाएगा, तो हम लोग बॉन्ड को टारगेट कर देंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर को टारगेट कर देंगे वहां पे। लेकिन यहाँ तो कार्बन आ रहा है, ठीक है, मतलब टारगेट का मतलब कि इस बंदे को चलना है यहाँ से, और चलते 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 इस कार्बन तक पहुंचना है, इसके सामने जो कार्बन आ रहा है। तो इसको कितने रास्ते दिख रहे हैं, इस बंदे के पास कितने रास्ते हैं यहाँ तक जाने के लिए? 2 रास्ते हैं तो भाई, दोनों सेम साइकिल रास्ते। है ना, हाँ शायद दोनों रास्ते सेम है। तो साइकिल में किसी भी कार्बन पे खड़े होंगे तो हमेशा हम लोग को 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक क्लॉकवाइज सेंस में है ना, ये वाला क्लॉकवाइज वाला पाथ है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आपको क्या करना, दोनों रास्तों से उस कार्बन तक पहुंचना है, सामने वाले कार्बन तक। जैसे आप एक बार क्लॉकवाइज सेंस में गए, ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो बीच में आप देखते जाइए कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है, एक CH2 मिला, फिर CH2 मिला, और फिर आपको फाइनल टारगेट वाला कार्बन मिल गया, है ना। ये किधर से मिल रहा है, ये इधर से मिल रहा है, जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हैं या क्लॉकवाइज सेंस में आ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जाना है बेटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाइए, तो इधर से देखिए क्या वही ग्रुप तो नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ भी CH2 मिला था, यहाँ भी CH2 मिल गया, देखो सेम मिल गया। फिर यहाँ पे सेकंड पे CH2 तो यहाँ भी CH2 मिल गया, और उसके बाद आपको टारगेट वाला कार्बन मिल गया। मतलब ये इसकी जो बची हुई 2 वैलेंसी है, जो वो उसके बचे जो 2 पाथ हम लोग देख रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये इनके 2 डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसीडर किए जाएंगे। एक इसका थर्ड ग्रुप इतना हो गया और फोर्थ ग्रुप ये हो गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको एक और तरीके से आप मतलब समझाया जाता है ना, ये सब समझने का बस तरीका ही है, वो है कि तो जैसे लाइन बना के टारगेट, हाँ उसके सामने एक लाइन बना दो, या आप एक कैंची ले लो, कैंची आप लोग जानते होगे, इस तरह से कैंची ले लो एक, और आप क्या करो, कैंची से यहाँ से चला दो आप, ठीक है, इसके सामने वाले कार्बन पे यहाँ से कट्टा मार दो, यहाँ से कैंची चला दो। आप जब कैंची चलाओगे तो ये खुल जाएगी रिंग, ठीक है, और जब ये रिंग खुल जाएगी तो इसकी दोनों वैलेंसी दिखने लगेगी आपको, ठीक है, दोनों वैलेंसी दिखने लगेगी, सर एक में एक्स्ट्रा कार्बन है ना। अब देखो ये दोनों वैलेंसी सेम ही तो है, मतलब जो टारगेट वाला कार्बन है उसको उड़ाई दो, वहां पे गायब ही कर दो, वहीं से कैंची चला दो, ठीक है। तो आपको लगेगा अरे तो सेम है, मतलब दोनों ग्रुप सेम ही नजर आ रहे हैं। अगर दोनों ग्रुप बेटा सेम नजर आने लगे मतलब वो कार्बन कायरल नहीं है, और अगर दोनों ग्रुप सेम डिफरेंट आए दिखे तो वो कार्बन कायरल है। बोलो भाई, समझ में सर, आ रही लेकिन बात? फिफ्थ कार्बन कहाँ गया? उसको अपने कैंची से काट दिया ना, उड़ा दिया उसको। अरे सर वो सर किसी ग्रुप में तो अटैच होगा ना सर, लेफ्ट या राइट में। ये बस एक इमेजिनरी मेथड है जो मन की आंखों से दिखता है बस। अब तुम उसको सोचते रहो कहाँ गया तो नहीं मिलेगा तुम्हें। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
देखो मैं वापस ले आता हूँ इसको, आ गया। ठीक है, तो ये बस आपको चेक करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ। या तो आप दोनों पाथ से उस कार्बन तक पहुंच जाइए, आपको कैंची चलाना अगर पसंद नहीं है तो इसको मत चलाइए कैंची, ठीक है। तो ये वाला पाथ देखिए और ये वाला पाथ, दोनों पाथ सेम है ना। दोनों पाथ क्या है, सेम है, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकेंड। अगर दोनों पाथ सेम है तो वो कार्बन काइरल नहीं होगा, ठीक है। बोलो भाई, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इफ बोथ पाथ आर सेम देन द कार्बन इज नॉट काइरल, ठीक है। उस केस में वो कार्बन काइरल नहीं होगा। बोलो भाई, आगे बात समझ यस में। सर, यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो अच्छा, एक ये स्ट्रक्चर में चलो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें बताइएगा फिर, ठीक है। स्ट्रक्चर यही ले रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में बस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं इधर साइड एक डबल बॉन्ड बैठा ले दे रहा हूँ, चलो राइट साइड, ठीक है। अब आप बताओ कि ये वाला कार्बन काइरल है कि नहीं, ये वाला। सर है, है सर, है। हो जाएगा सर, कायरल है सर। अब हो जाएगा ना, हाँ। तो अब ये चीज हमें समझनी की है, जैसे मैंने इसी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड उधर बैठा दिया, तो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, अब की ये कार्बन हमारा काइरल हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, जैसे इस कार्बन पे दो ग्रुप तो अलग दिख ही रहे थे। अब इसके सामने वाला कार्बन देखो तो ये वाला कार्बन पड़ा है ना। अब आपको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से चलते चलते अब इधर से जाओगे तो बेटा बीच रास्ते में आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। और आप इधर साइड जा रहे हो तो बेटा कोई डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो दोनों पाथ क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और दोनों पाथ, इसकी जो बची हुई दो वैलेंसी है वो उसके दोनों पाथ से रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब इसकी बची हुई दोनों वैलेंसी भी अलग अलग हो गई, और ये कार्बन हमारा फाइनली क्या हो गया, काइरल हो गया, ठीक है। तो सार बेटा समझ में आया, यस सर। ठीक है। और बाकी वो कैंची वाले मेथड से करना चाहो तो अगर यहाँ कैंची चलाओगे, चलो कैंची इसमें चलाते हैं, तो ये मैंने चला दी कैंची, ठीक है, ये खटाक। तो भी देखो तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, है ना। तो ये कार्बन क्या हो गया, काइरल हो गया। फिर वापस ले आया इसको, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है, बस ऐसे हम लोग चेक कर लिया करेंगे। अब जैसे ये देखो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ठीक है। सर इसमें 2, आप लोगों को बताना है 2, कितने कार्बन काइरल है। 2 2। सर 2। 2 है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से 2 हैं इसमें, सर जो सर एक क्लोरीन से ब्रोमीन अटैच वाला है, और एक क्लोरीन के क्लोरीन सामने और वाला। एक उसके अपोजिट वाला। जो क्लोरीन से अटैच है, सर एक क्लोरीन से जा रहा है और एक हाँ ठीक है। एक जिसपे क्लोरीन अटैच्ड है, एक तो ये वाला काइरल हो जाएगा, है ना। ये वाला क्यों काइरल हो गया इसको समझ भी लीजिए। देखिए इस पे एक हाइड्रोजन और क्लोरीन तो अलग है ही है, अब इसके सामने ये वाला कार्बन पड़ रहा है। तो देखो जब इसको चेक करेंगे तो इसके सामने वाले कार्बन तक जाएंगे, तो एक वैलेंसी ये हो गई, एक वैलेंसी ये हो गई, और दोनों वैलेंसी हम लोग को एग्जैक्टली डिफरेंट दिख रही होगी। इधर से सेकंड जब राइट साइड आ रहे हैं तो सेकंड पे ब्रोमो लगा हुआ है ना, और यहाँ पे सेकंड पे कुछ है ही नहीं, सन्नाटा है, ठीक है। तो दोनों वैलेंसी अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कायरल है। ऐसे ये वाला भी कायरल ही हो जाएगा। इसके इसको जब चेक करेंगे तो इसके सामने ये वाला कार्बन है, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग, और इधर आपका CH2 आ रहा है, और इस पाथ में CH2 फिर CHCl आ रहा है, तो ये दोनों पाथ क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कायरल हो गए। ये वाला देख लीजिए, सर 3 3 कार्बन काइरल। सर 3। ये हो है ना, इसमें ये यस तीनों हो सर। गए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस आयोडीन को हटा के मैंने लगा दिया ब्रोमीन, अब कितने कायरल हैं, सर 0 सर 2, 2। तो
सर नहीं जी, और दोनों ब्रोमीन वाले। दो दो जीरो होंगे, तो सर दो 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 होंगे, जीरो के होंगे। सर अरे सर वो ब्रोमीन वाले देखा दोनों नहीं तो था सर क्लोरीन। ब्रोमीन सर वो ऊपर से हाँ। देखने लगे। तो इस केस में अब की ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये दोनों वैलेंसी सेम है, लेकिन इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये वाला पाथ तो अलग अलग है ना, ठीक है। और इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये वाला पाथ भी अलग अलग है। तो इसका मतलब अभी ये दोनों तो कायरल हैं, लेकिन ये वाला कायरल नहीं है ना, नॉट कायरल। बोलो भाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो यही ले लो और इसको लिख लो नॉट कायरल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें जरा बताओ भाई 6 नंबर सर वाला। दो दो तीन सर दो। सर दो सर 2 इसमें 3 कार्बन कायरल है टोटल। देखो एक तो जिससे मेथिल अटैच्ड है, ये वाला। ये वाला क्यों, देखो इसी के सामने ऐसे मैं लाइन बना देता हूँ। मान लो कि आपने, है ना, ये इस कार्बन से चलना, यहाँ पहुंचना है, तो यहीं से आप कट्टा मार दो, ऐसे तलवार सुलेमानी चला दो। तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये तो कायरल होना चाहिए। अब या इसमें दूसरा कार्बन कायरल ये वाला है। आप कहोगे सर ये वाला कैसे, देखो देखो इसमें एक तो आपको हाइड्रोजन दिखना चाहिए, ठीक है, और बाकी इसमें 3 रास्ते दिख रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूज्ड कार्बन है। दो रिंग अगर देखो दो रिंग अगर ऐसे दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाती है, इनको फ्यूज्ड रिंग बोलते हैं। तो यहाँ से दो रिंग फ्यूज्ड हैं, तो यहाँ फ्यूज्ड रिंग में 3 रास्ते दिखते हैं, 3 पाथ दिखते हैं। तो इस कार्बन से खड़े हो जाओ तो एक तो ये वाला पाथ हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में जब आप जाओगे। दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज वाला पाथ हो गया, है ना। अच्छा बताओ, ये दोनों पाथ सेम है कि अलग अलग है, क्लॉकवाइज एंटी अलग क्लॉकवाइज? अलग है। अलग है। अलग 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 अलग। हाँ, क्योंकि सेकेंड पे मेथिल मिल रहा है क्लॉकवाइज वाले पाथ में, और एंटी क्लॉकवाइज में सेकेंड में मेथिल नहीं मिल रहा है। और तीसरा समझ रहे हो, तीसरा डायरेक्ट आ जाओ, शॉर्टकट वाला, ठीक है। और तीनों पाथ क्या है, अलग अलग है ना। और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट। और बेटा ऐसे ही ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला उसी के जस्ट सामने वाला। तो इसमें टोटल आप ध्यान से देखो तो 3 कार्बन कायरल, ठीक है। 3 कार्बन पे सितारा लगाना पड़ेगा। ये आ गया समझ में बेटा, सभी को आ गया? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। एक आपने अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, है ना। तो उसमें जैसे ग्लूकोज तो बहुत फेमस है, तो ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये बेटा उसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको इसका स्ट्रक्चर देख के बताना है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। अच्छा और फोर। 4 ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज में 4 कार्बन कायरल होते हैं। देखो पहला वाला तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला कार्बन हमारा डबली बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड sp2 हाइब्रिडाइज नेवर बी कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे ही छोड़ दो। अब बाकी देखो ये वाला हो गया, है ना, क्योंकि इस कार्बन पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक OH से, एक एल्डिहाइड से, और एक इतने बड़े ग्रुप से। तो चारों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये कायरल हो गया। ऐसे बेटा थर्ड वाला भी कायरल है, फोर्थ वाला कार्बन भी कायरल है, फिफ्थ वाला कार्बन भी कायरल है, लेकिन जो लास्ट वाला है ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी किससे अटैच हो रही है, हाइड्रोजन से। हाँ, तो लास्ट वाला कायरल नहीं है, ठीक है।
तो ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। अब इस पे आ रही 8th नंबर पे। 3 3 का कायरल का 3 3 कायरल कार्बन। Yes, sir. ठीक है, कौन कौन से 3 हैं? सर पहले तो रिंग में जो CH3 से अटैच्ड है। हाँ ठीक है, रिंग में से CH3 जिससे अटैच्ड है। फिर सर जो और रिंग में कार्बन बाहर CCl CH3 से अटैच्ड है। हाँ बहुत बढ़िया। और और तीसरा? फिर सर जो CCl और HCl और CH3 से अटैच्ड है। सी हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2 तो रिंग के ये कार्बन हो गए और एक साइड चेन में ये वाला हो गया, और ये तीनों ही आपके किरेल कार्बन। ठीक है, और ये 9th वाला बता दिए, टेस्टोस्टेरोन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। सर तो ये 5 किस 5 5 जल्दीबाजी में मत देखो भाई। 4 सर 4 4 की 5 की 6, मतलब ऑप्शन दे देता हूँ चलो। ऑप्शन नंबर ए मैंने बोल दिया 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। सर इनमें 6 कोई है? Sir, 6. 6 है। 6 हाँ, इसमें आंसर आप Yes, sir, 6 इसका आंसर 6 आएगा। देखो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये वाला काइरल है। तुषार बेटा 6 है, 7 नहीं है। देखो देखो कौन से। Yes, sir. देखो ये एक तो ये वाला है जिससे मेथिल अटैच्ड है। अच्छा ये वाला होगा क्या, ये वाला? No, sir. नो No, सर sir. sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 ये sp2 है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नेवर बिहेव्स लाइक ए काइरल कार्बन। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एक ये वाला भी देखो, जितने भी दो एक रिंग उसके जिन नीचे कार्बन से जुड़ रही होती है ना, फ्यूज्ड कार्बन, जिन 2 कार्बन से 2 रिंग जुड़ रही होती है, उन पे जरूर चेक कर लिया करो। जैसे इस पे देखो तो यहीं से कट्टा मारो, देखो ऐसे आप जल्दी जल्दी देख लो। जैसे यहीं से कट्टा मारो तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी तो बिल्कुल ही अलग अलग है ना, तो क्लियरली दिख रहा है। तो तीसरा तो शॉर्टकट वाला रास्ता है। अब ये वाला कार्बन भी काइरल है, जैसे यहाँ से कट्टा मारोगे तो ये वैलेंसी और सीधा सीधा शॉर्टकट, तीनों रास्ते अलग अलग हैं। एक ये वाला भी काइरल है, और एक जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो भी काइरल है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 2 2 4 2 6 काइरल कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये हार्मोन बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है ना। और इसमें टोटल 6 कार्बन काइरल होते हैं। तो देखो आपको ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बना के दिया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सर से कॉम्प्लिकेटेड दिया जा सकता है, लेकिन तरीका आपको पता होगा तो कर ले जाओगे। हाँ बोलो। सर पहले CH3 के बगल वाला नहीं होगा? पहले CH3 के इधर राइट वाला क्या है? लेफ्ट। हाँ लेफ्टी हुआ ना देखो। यस तो देखो भाई, इसको काइरल कहना चाहिए। एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना। यहाँ तो 2 हाइड्रोजन मिल गए भाई, अच्छा तो हाँ कैसे हो जाएगा काइरल, है ना। तो जिस वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब जहां CH2 है, वो तो वैसे ही काइरल नहीं होगा। ठीक है,
तो ये आपको मैंने इसमें एक वर्कशीट देखिए मैंने अटैच कर दी है, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज पे ही बेस्ड है। इसमें आपको मार्क द काइरल एटम्स, काइरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें इन स्ट्रक्चर्स में आप केवल आपको कार्बन काइरल काइरल कार्बन को ही बेटा मार्क करना है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा, है ना। टोटल कितने 24 एग्जाम्पल है ना। उनके आंसर भी दिए हुए हैं, मतलब पहले करिएगा बाद में आंसर देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, जब पीडीएफ भेजूंगा तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो काइरल कार्बन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसी के आगे बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज को समझने के लिए कुछ पहले बेसिक्स हम लोग को समझने होंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ने काइरल कार्बन को पहचानना सीखा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों बातें नेसेसरी हैं, बिना इनके ऑप्टिकल आइसोमेरिज को समझा पाना ही पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बेसिक टूल्स वाला पार्ट है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज की हेल्प ली जाती है, और उन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो इसमें देखिए दो जो ये मेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं, जिसमें पहला होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, या इसी को फ्लाइंग वेज भी बोलते हैं, है ना। इसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, मतलब दोनों नाम है इसके। वेज डैश ज्यादा फेमस है, लेकिन इसको फ्लाइंग वेज भी बोलते हैं। तो देखो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, बोलते हैं इट इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिपिक्टिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। किसी देखो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये हम लोग 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो उसके अबाउट ज्योमेट्री कैसी बनती है। जैसे मेथेन का एग्जांपल आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, तो मेथेन के कार्बन जो होता है वो काइरल तो नहीं होता है, खैर, ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उस पे क्या होता है, sp3 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके अबाउट ज्योमेट्री क्या बन रही होती है, टेट्राहाइड्रल बनती है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं उनके अबाउट ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल बनती है, ठीक है। ये सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल होती है ना। और जब भी टेट्राहाइड्रल शेप या टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनती है तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कॉपी में जितने भी डायग्राम बनाते हैं, है ना, ऑन पेपर, वो हमारा जो कॉपी का पेपर होता है वो 2D होता है कि 3D होता है, 2D होता है ना। कॉपी का पेपर या जो आप स्क्रीन देख रहे हो, लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है, तो ये सब 2D होती है, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस, कोई एक एक्सिस को एक्स मान लो, एक वाई मान लो। तो हम लोग जितने डायग्राम कॉपी या पेपर में बनाते हैं पेन पेपर का यूज करके, वो सब 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। लेकिन एक्चुअली मेथेन हो गया या कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है, उसका एक्चुअल शेप तो 3 डायमेंशनल होता है। तो हम लोग को क्या करना होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना होता है। और उसके लिए ये दो प्रोजेक्शन फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें वेज डैश देखो क्या कह रहा है। वेज डैश ये बोल रहा है, जैसे आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, जैसे मेथेन की ये ज्योमेट्री है, तो मेथेन की ज्योमेट्री में अच्छा बताओ कि आपसे ये मैं पूछूं कि मेथेन की ज्योमेट्री में एक प्लेन में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन लाई कर रहे होंगे। अगर आप कोई एक प्लेन विजुलाइज करो एक प्लेन में तो 2, एक Two. प्लेन में
2 हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। तो जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक प्लेन में 2 ही एटम मैक्सिमम, 2 ही, जैसे आप कार्बन को काउंट कर लोगे तो 3 हो जाएंगे, लेकिन अगर सेंट्रल एटम को, कार्बन को ना काउंट करें, केवल टर्मिनल एटम को काउंट करें, तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम से कनेक्टेड जो 4 एटम होते हैं उनमें एक प्लेन में 2 ही एटम लाई कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में मैं मान लेता हूं कि ये कॉपी का प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं प्लेन ऐसा मान रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, सपोज ये दोनों हाइड्रोजन ये उस कॉपी के प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचो तो एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इस प्लेन से आउटसाइड लाई कर रहा होता है और दूसरा हाइड्रोजन, जैसे जो बचा हुआ चौथा हाइड्रोजन है, ये इस प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में इनसाइड द प्लेन लाई कर रहा होता है ना। तो ये वेज डेक्स प्रोजेक्शन ये बोलता है कि जो एटम प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है उसको आप एक डार्क वेज से कनेक्ट कर दो, ऐसे ये वाला बॉन्ड जो है ना, वेज बॉन्ड बोलते हैं इसको। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वेज, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे जो भी एटम अटैच्ड होगा ये आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहा होगा या अप द प्लेन लाई कर रहा होगा, प्लेन से बाहर की तरफ उठता हुआ ये बाहर आ रहा होगा, है ना। और एक उसके पीछे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बिहाइंड द प्लेन लाई कर रहा है ना, डाउनवर्ड पोजीशन पे जा रहा है। तो उसको हमें डैश बॉन्ड से कनेक्ट करना है। उसको किससे कनेक्ट करना है? ऐसे डैश 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 डैश, ठीक है। और बाकी दो जिनको हम लोग प्लेन में मान रहे थे उनको नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज एटम को इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को ही हम लोग यहाँ क्या नाम दे रहे हैं? वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना। इसको बनाते समय हमेशा 2 एटम हम लोग हमेशा नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट किया करेंगे। जो बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे वो प्लेन पे लाई करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक एटम ए है, एक बी एटम है, तो ये लाई इन प्लेन, वो उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं या कॉपी के प्लेन पे लाई कर रहे हैं सपोज। तो जो एटम वेज बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, मान लो कि डी एटम, तो ये आउटसाइड द प्लेन लाई करेगा, है ना। और यहाँ पे ई मान लेते हैं, तो ई आपका इनसाइड द प्लेन लाई करेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बोलो, बताओ, बात समझ में आ रही है ना। और ऐसा हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहो कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो वहां वेज डैश थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसके सारे एटम बेटा क्या होंगे? प्लेन में ही होंगे। डबली बॉन्डेड एटम से कार्बन से अटैच जो एटम होते हैं उनके sp2 हाइब्रिडाइज एटम में बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है ना, तो ज्योमेट्री प्लेनर ट्राइगोनल हो जाती है। तो उसमें वेज डैश नहीं बनाइएगा। ये वाला प्रोजेक्शन फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है उस कार्बन का काइरल कार्बन के लिए, ये हम लोग बनाएंगे जो क्या हुआ करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज हुआ करेगा, ठीक है। सर बोलो भाई। हाँ, बताओ बताओ। सर अगर कोई नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो सर क्या उसमें कोई प्रेफरेंस होता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन शो करेंगे? क्योंकि सर एक नहीं बार में नहीं, तो हम लोग का रिलेटिव वो बदल सकता है ना सर, हाँ कभी कुछ हाँ, देखो प्लेन में देखो, होंगे। वेज वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते समय हमें ऐसा कुछ हेड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा एटम कहाँ पे प्लेस करना है। आप कोई भी एटम कहीं भी प्लेस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अभी फिशर प्रोजेक्शन में रूल होते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको बस, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 बॉन्ड आपको नॉर्मल बॉन्ड, 2 एटम या 2 ग्रुप नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट करने हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, एक आपको वेज बॉन्ड से कनेक्ट करना है और एक आपको डैश बॉन्ड से कनेक्ट करना है, ठीक है।
बाकी आप किसको कहाँ बैठालना चाह रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसमें क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। आपको एक कंपाउंड दे रहा है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इन विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आप इस मॉलिक्यूल को आपको विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है। तो ये काफी फेमस कंपाउंड है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये एक्चुअली इसका एक कॉमन नेम भी है, ये लैटिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका कॉमन नेम हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिक एसिड। ठीक है, अब पहले देखो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो। देखो जैसे हम लोग IUPAC में बनाते हैं, जैसे ब्यूट, सबसे पहले रूट वर्ड देखो, ब्यूट है इसका। ब्यूट मतलब कितने कार्बन मेन चेन में होंगे, 4 है ना। अब फिर लास्ट में ओइक एसिड आ रहा है, मतलब इसमें सबसे टर्मिनल पे क्या होगा, COOH। वहीं से नंबरिंग होगी क्योंकि सबसे हाईएस्ट सीनियरिटी वाला ग्रुप यही है। और सेकेंड कार्बन पे वो कह रहा है हाइड्रोक्सी लगा दो, मतलब OH है ना। बाकी कुछ उसने बोला नहीं, बाकी जगह बैलेंस कर दो, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये इसका भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन सा कार्बन काइरल है, पहले ये पहचानो, कोई कार्बन काइरल है भी इसमें। सर जो OH और COH सेकंड में। हाँ, तो second इसमें सेकंड कार्बन काइरल है। और हमसे वो बोल रहा है, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इस मॉलिक्यूल को इसके मतलब विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप उस काइरल कार्बन के अबाउट बनाइएगा, मतलब उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए बनाइएगा जो काइरल हो। ठीक है, वैसे तो ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, लेकिन मतलब थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी sp3 है, बट ये दोनों काइरल नहीं है। इसलिए हम लोग जो विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे वो इनके लिए नहीं बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए, वो हम लोग सेकेंड कार्बन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, ये कार्बन लिख दिया, और ये कार्बन हमारा कौन सा है, ये सेकेंड वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप इसमें कोई 2 ग्रुप नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो एक चलो मैं COOH को नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूँ, सबसे हाईएस्ट सीनियरिटी वाला ग्रुप है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा ऐसा मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हाईएस्ट सीनियरिटी को हमेशा विज से ही कनेक्ट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इसको मतलब कि विज डैश पे बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसमें कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हैं। इसका कोई एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैं बना रहा हूँ, तो इसमें सीरोस को मैंने बैठा दिया नॉर्मल बॉन्ड से। और एक इसमें देखो, ये ग्रुप देखो एथिल है, एथिल मतलब समझ रहे हो, CH2 CH3, ये भी चलो मैंने नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब बचे इसमें 2 ग्रुप, OH और H, तो उनको मुझे किस बॉन्ड से कनेक्ट करना होगा, वेज से और डैश से, है ना। तो एक को मैं चलो वेज से कनेक्ट कर देता हूँ, OH को मैं किस बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूँ, वेज से। या आप H को वेज से कनेक्ट कर दो, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कहीं भी कोई भी एटम बैठा सकते हो, है ना। और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, फिर डैश पे चला जाएगा। तो ये इसका फाइनली क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन बन गया। लैटिक एसिड का लैटिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने विच डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes. ठीक है, और इसको बनाते समय कोई भी ग्रुप आप कहीं भी रख सकते थे, है ना। वो जैसे मैंने बनाया, आप इस एसिड को यहाँ पे रख देते, इसको इधर रख देते, कहीं किसी को भी रख दो। वो जब वो कह रहा है एक्सप्रेस, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करनी होगी। 2 वैलेंसी आपको वेज बॉन्ड से कनेक्ट करके दिखानी होगी, है ना। 2 वैलेंसी नॉर्मल बॉन्ड से, 1 वैलेंसी वेज बॉन्ड से, 1 वैलेंसी डैश बॉन्ड से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें जो एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया गया है, ये फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
एक दूसरा तरीका भी बताया फिशर ने, है ना, और ये ज्यादातर हम लोग इसी को यूज करेंगे, है ना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ज्यादा यूज टू है, जनरली हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है इसके बारे में, इट इज आल्सो ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिपिक्टिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो ये कह रहा है कि ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है ना, किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में दिखाने का, है ना, किसी 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने का एक इजी मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है। अब इसके कुछ रूल है ना, इसके कुछ रूल भी हैं, इसके रूल्स भी हम लोग को पता होने चाहिए। देखो इसको बनाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। क्या तरीका बताया गया, पहला पॉइंट है द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, ठीक है। इसमें आपको वो डॉक्टर वाला साइन बनाना होगा, प्लस वाला। वैसे आजकल वो डॉक्टर वाला साइन बदल गया है ना, आजकल वो ऐसे कुछ साइन बनता है वो मुझे है ना, लेकिन है ना, पहले डॉक्टर जी का साइन कौन सा होता था, प्लस वाला होता था, ठीक है। हाँ, वो स्नेक वाला आजकल बनता है। तो आपको वही पुराना वाला ही प्लस वाला साइन यूज करना है, ठीक है। तो क्रॉस, उसको एक्चुअली क्रॉस बोलते हैं, है ना। आप उसको प्लस बोलिए या क्रॉस बोलिए, है ना, बनता वो प्लस की तरह ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल को एक क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और देखो क्रॉस, जैसे आप एक क्रॉस बनाएंगे तो एक उसमें वर्टिकल लाइन होगी, एक उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना। और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा कार्बन क्या होगा, वही काइरल कार्बन होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो क्रॉस में एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही कार्बन हमारा क्या हो जाया करेगा, काइरल कार्बन, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि किसी मॉलिक्यूल में 2 काइरल है, तो फिर उसमें वर्टिकल एक बनाइएगा, हॉरिजॉन्टल 2 बना दीजिएगा, तो उसमें 2 कार्बन काइरल हो जाएंगे, है ना। अगर 3 काइरल है तो एक वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल बना दीजिएगा, ठीक है। तो वो सब फिशर प्रोजेक्शन में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ काइरल कार्बन, कितने आपको वर्टिकल तो एक ही बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो कार्बन क्या हो जाएगा, काइरल। तो देखिए इसका पहला पॉइंट यही कह रहा है, द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस विद काइरल कार्बन एट द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही क्या हो जाएंगी, काइरल हो जाएंगी, काइरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा है ऑन वर्टिकल लाइंस मेन ग्रुप इज टेकन विद फर्स्ट कार्बन एट द टॉप। ये बड़ी काम की बात बोली है कि वर्टिकल लाइन में, देखो वर्टिकल लाइन में जो टॉप पोजीशन होगी वहां पे आपको मेन ग्रुप बैठाना है। और मेन ग्रुप है ना, अगर उसमें कार्बन हो तो और अच्छी बात है ना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे बैठाते हैं टॉप पे, ठीक है। अच्छा, मेन ग्रुप का मतलब आप समझ रहे हो, ये IUPAC नेमिंग में जो हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर नहीं पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा सीनियर होता है COOH, ठीक है, फिर आपका SO3H, फिर आपके ईस्टर एनाइड्राइड, वो सब आते हैं। तो उस IUPAC नेमिंग में जो सीनियरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से जो सीनियर ग्रुप हुआ करेगा उन चारों में से एक तो होगा ना सबसे सीनियर वाला, उसको यहीं बैठा देंगे वर्टिकल पोजीशन में, टॉप पोजीशन पे, ठीक है। बोलो भाई, मेन, ठीक है। तो ये कोशिश किया करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप को यहीं पे बैठा देंगे टॉप पे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, थर्ड लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यूर। देखो ये क्या कह रहा है, इसको भी समझो। ये कहना चाह रहा है, देखो जैसे मैं एक बनाता हूँ प्लस, ठीक है, ये मैंने बनाया प्लस का साइन, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा कार्बन क्या है, काइरल, ठीक है। बोलो भाई। अब यहाँ पे
जैसे मुझे लैटिक एसिड का ही बनाना है, देखो इसको इसी में एग्जांपल में समझा देते हैं आपको। जैसे मुझे लैटिक एसिड का ही बनाना है, तो लैटिक एसिड में अभी ऊपर स्ट्रक्चर देखा था कि ये 4 ग्रुप होते हैं, COOH, CH2, CH3, OH और H, है ना। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा सीनियर कार्बन कौन होता है, सबसे ज्यादा मतलब कि COH। कौन सा COOH। हीरो है ना। तो इसको बैठाल दो कहाँ पे, टॉप पे, ठीक है, क्लियर है। अब H और OH, अच्छा ऐसे ऐसे एटम जिनमें कार्बन नहीं है उनको एज पॉसिबल एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बैठालते हैं। ये बात उस यहीं यहाँ पे लिखी नहीं है, ये वाला पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है उनको हम लोग कहाँ पे रिफर करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ठीक है, एज पॉसिबल है ना, जहां तक संभव है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी आ जाएंगे कि सबके पास कार्बन है, तो फिर ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि उनको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जहां पे जैसे लैटिक एसिड में HOH के पास कार्बन नहीं है तो उनको कहाँ बैठाल देंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। बोलो भाई, है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका बन गया भाई, ये आपका बन गया। सर एक चीज यार, मुझे लग रही लैक्टिक एसिड में यार मेथिल होता है यहाँ पे, है ना, मुझे याद आ रहा है। तो लैक्टिक एसिड में अगर मेथिल होगा तो इसका IUPAC नेम में गड़बड़ हो रहा है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, प्रोपेनोइक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम एक्चुअली प्रोपेनोइक एसिड होगा, अगर उसको लैक्टिक एसिड कह रहे हैं तो, है ना, क्योंकि ब्यूटेनोइक वाला फिर लैक्टिक एसिड नहीं होगा। सर प्रोपेनोइक है। हाँ वो प्रोपेनोइक है। सर हाँ मैंने लैक्टिक एसिड उसको बोल दिया था, एक्चुअली लैक्टिक एसिड में ये होगा प्रोपेनोइक एसिड, उसको सही कर लीजिएगा आप, है ना। ब्यूटेनोइक को फिर लैक्टिक एसिड नहीं बोल पाएंगे। हाँ बेटा कुछ कह रहे हैं, आप बोलो। सर अभी कौन सा पॉइंट ऐड करना था उसमें, रूल्स में? हाँ रूल्स में एक, हाँ ये पॉइंट ऐड कर लेना कि दोज फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन एटम इज absent, ठीक है, should be placed in horizontal lines, should be placed in horizontal position in Fisher projection, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड में वो मेथिल एथिल नहीं होता, मेथिल होता है, वही इसमें यहाँ पे मुझे लग रहा था, अब वो एग्जैक्ट मेथिल आ गया, ठीक है। बाकी एथिल होगा तो वो भी एक एग्जांपल ही होगा, लेकिन उसको लैक्टिक एसिड फिर नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इसमें ये पॉइंट ये ऐड कर लीजिएगा कि अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसपे हाइड्रो मतलब कि जिसपे कार्बन अब्सेंट हो, तो उसको हम लोग कहाँ रिफर कर देते हैं, उसको हम लोग अपनी तरफ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो बनाया है मैंने, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बड़ी खास बात है देखो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जैसा दिखता है ना, एक्चुअली ऐसा ये जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो वेज डैश था ये जैसा है वैसा ही दिख रहा है, मतलब इसको देखकर आप उसके 3D स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो, है ना। इसको देखकर आप उसके 3D स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ रहे हो कि भैया जो उसने, हम लोग नॉर्मल बाइंड बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ग्रुप प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और वेज वाला प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, डैश वाला प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली रियलिटी को शो कर रहा है, उस मॉलिक्यूल का जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि वो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, बना तो 2D नहीं है, लेकिन उससे 3D वाला विजुलाइज करना बड़ा आसान है ना, इजीली विजुलाइज हो रहा है।
बोलो भाई, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन एक्चुअली सूडो प्रोजेक्शन बोला जाता है। सूडो प्रोजेक्शन इसलिए बोला जाता है कि जैसा वो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली है तो लैक्टिक एसिड ऐसा ना, ऐसा, लेकिन फिशर में तो ऐसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सारे बॉन्ड एंगल 90 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp3 है, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने में इजी होता है ना, लेकिन ये मॉलिक्यूल की रियलिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसा है वैसा वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर आता है कि सर इसमें रियलिटी क्या है। तो देखो, इसकी रियलिटी इधर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, रियलिटी में क्या है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर में जो सच्चाई छुपी हुई है वो देखो यहाँ लिखी हुई है, इसको एक बार समझ लो, ये लाइन पढ़ लीजिए। द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द व्यूअर। इसमें हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड लाइंस होती हैं, एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो ये बता रही होती हैं कि ऑब्जर्वर की तरफ वो एटम्स या ग्रुप लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग इसको सामने की तरफ से देख रहे हैं, देखो हम लोग इसको सामने की तरफ से देख रहे हैं, मान लो ये व्यूअर है ना, ऑब्जर्वर है। एक्चुअली ये साइड से बना रहा हूँ, लेकिन है तो मैं देख तो जस्ट सामने से रहा हूँ। तो इसमें जो ये जो बॉन्ड है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसकी तरफ दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो ऐसे समझो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, इनको, इन दोनों को आप वेज से रिप्रेजेंट करो, ऐसे, ठीक है। और ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बना रहा हूँ, मतलब जैसा हम लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं इसको सामने से, हम लोग सामने से देख रहे हैं ना, तो सामने से एक्चुअली ये कैसा है, वही चीज हम लोग कॉपी में अब बना रहे हैं, उसकी जो रियल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप लगे हैं उसको आप किससे कनेक्ट कर दो, वेज, दोनों को वेज से। और जो ये जो वर्टिकल लाइन है, देखो इसने आगे क्या लिखा है, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब वो, ठीक है, ऑब्जर्वर की नजरों से दूर जा रहे हैं, मतलब वो प्लेन के पीछे जा रहे हैं, कॉपी के प्लेन के पीछे जा रहे हैं, मतलब दोनों को आप डैश से दिखा दो, ठीक है। अब आपको इसको विजुलाइज करो कि ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सामने से देख रहे हैं ना इसको, अपन लोग ऑब्जर्वर हैं, हम लोग इसको सामने की तरफ से देख रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि हम लोग जेड एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जेड एक्सिस में दिखाई नहीं जा सकती, ये हम लोग इसको जेड एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं। तो ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ, आउटसाइड, आउटवर्ड लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी रियलिटी होती है फिशर प्रोजेक्शन की, है ना। तो ये आपको मन में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आगे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह ये सब भी चेक करेंगे, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वहां पे कई बार इस स्ट्रक्चर से आपको गलत आंसर मिलने लगेगा, क्योंकि इसमें लग रहा है कि सभी प्लेन पे हैं, जबकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के सारे एटम वैसे भी प्लेन पे कभी हो नहीं सकते। तो ये इसे सूडो प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, है ना। ये आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे इसको, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। Yes. यस। ठीक है। अच्छा, आज तो ऑनलाइन क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक मॉडल से आप लोगों को इसी चीज को और अच्छे से समझा दूंगा, मॉडल दिखा के, है ना। वही बात है कि अभी मॉडल मैंने तैयार भी नहीं किया है ना, वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को मैं दिखा दूंगा।
ठीक है, बाकी आप लोग उसको विजुलाइज कर पा रहे होगे, इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सर इसमें जो अब सीनियर ग्रुप होगा सर वो वर्टिकल लाइन पे आएगा। कौन सा सीएल? तो जो सीएल तो इसके है नहीं। ज्यादा सीनियर ग्रुप्स होंगे वो वर्टिकल लाइन पर आएंगे ना। हाँ हाँ, जो सबसे मोस्ट सीनियर ग्रुप होगा वो टॉप पोजीशन में बैठेगा, है ना, वर्टिकल में भी टॉप पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे सीनियर ग्रुप होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल देते थे आईयूपीएससी नेमिंग में। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला कोई अगर मिल जाए, है ना, तो उसको टॉप पे बैठा देना, वर्टिकल में भी टॉप पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल है, इसने स्ट्रक्चर भी बना दिया है आपको। ग्लिसरल्डिहाइड को बता रहा है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग 2 डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो, इसमें जो ये बीच वाला कार्बन है ना, सेकंड नंबर, वो ये वाला काइरल है। तो इसमें हम लोग जो फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे वो इसी काइरल कार्बन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, ये जितने भी प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं ये सब काइरल कार्बन के लिए ही एप्लीकेबल भी है। तो पहले वो डॉक्टर वाला साइन बना दो भाई, प्लस वाला। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 3 फंक्शनल, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल। इसमें सबसे ज्यादा सीनियर कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना, तो इसको बैठा दो आप टॉप पे, है ना। तो अगर हम लोग हम लोग से पूछा जा रहा है फिशर प्रोजेक्शन, तो हम लोग सारे रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो रूल को फॉलो करेंगे, तो हम लोग तो सीएचओ को यहीं बैठा देंगे वर्टिकल में टॉप पे। अब इस कार्बन पे और कौन कौन से ग्रुप है, देखो, एक है एच, एक है ओएच और एक है CH2OH। अब देखो कि जिनमें कार्बन ना हो, है ना, कार्बन कंटेनिंग को तो वर्टिकल लाइन में बैठा लो। तो कार्बन कंटेनिंग में CH2OH में कार्बन है तो इसको वर्टिकल लाइन में बैठा दिया। लेकिन जिसमें कार्बन नहीं है, एब्सेंट है, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठा दो। अब इसमें भी 2 तरीके हैं कि देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी को भी राइट पे बैठा सकते हैं, किसी पे भी लेफ्ट पे, इसमें कोई रूल नहीं है। जैसे अब तुषार कह रहा है कि सर मैं OH को राइट में बैठाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है भाई, बैठा दो, और H को लेफ्ट में। या फिर एक इसका और बनाया जा सकता है, जस्ट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, कि ये जो किया है इसी का उल्टा कर दें हम लोग, है ना, जिसको राइट में बैठाना है बैठा लें, उसको बैठाना है उसको राइट में और लेफ्ट में कर दें। ठीक है, तो इसका एक दूसरा फिशर प्रोजेक्शन भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक काइरल कार्बन के अबाउट 2 डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन तो बन ही जाया करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन पे तो कहानी फिक्स है कि सबसे टॉप पे आपको क्या बैठाना है, सीनियर ग्रुप। तो CHO तो टॉप पे बैठेगा, तो CH2H बॉटम पे बैठ जाएगा। लेकिन HOH में आप कहीं भी किसी को बैठा सकते हो। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए, लेकिन आप उसको राइट में बैठा लो या लेफ्ट में, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके क्या हो गए, ये ग्लिसरल्डिहाइड के दोनों क्या हो गए, फिशर प्रोजेक्शन हो गए। बोलो, समझ में आई बात सभी को? यस सर। यस सर। है ना, नींद बीन तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, गर्मी बहुत है ना इस समय, पानी आनी भी पीते रहो भाई तुम लोग भी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। आयुष्मान, समझ में आ रहा है? अतिक, सर इस सब में आइसोमेरिज्म कहा था। हाँ, क्या कह रहे हो सब में? सर इन सब प्रोजेक्शन में आइसोमेरिज्म कहा था। प्रोजेक्शन में आइसोमेरिज्म कहाँ है, ये कह रहा हूँ। यस। बिना प्रोजेक्शन समझे आइसोमेरिज्म कोई समझा ही नहीं पाएगा आपको। अगर आपको ऑप्टिकल सर। आइसोमेरिज्म समझना है तो प्रोजेक्शन पहले
समझना पड़ेगा। ये वही बात होगी ना कि अब किसी बच्चे को पूरी ट्रांसलेशन करना सीखना है, एक पूरा सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसको ABCD नहीं आती है। ABCD आती नहीं, तुम उसको ट्रांसलेशन सीधे पढ़ा दोगे तो कैसे समझ पाएगा। तो वही है ऐसा कि ऐसा अभी अभी तो आईएसओ में जब अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आइसोमेजम में भी पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर को समझते हैं, ठीक है, कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे सिस या ट्रांस, है ना, या फिर जेड या ई, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये भी नेचर में दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जब दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उनके कुछ नाम भी दिए जाएंगे, है ना। तो उनके जो नेम है उनको कैसे दिया जाता है ना, तो वही हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये समझने से पहले ये बेसिक्स हम लोग को समझने पड़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के बेसिक ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर में दो तरह के नॉमेनक्लेचर प्रपोज किए गए हैं। एक है RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम, RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम, कैपिटल R कैपिटल S बनाइएगा, ठीक है, R-S नॉमेनक्लेचर एंड DL नॉमेनक्लेचर, कैपिटल D कैपिटल L नॉमेनक्लेचर। तो ये दो तरह के नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ऑप्टिकल आइसोमर भी नेचर में दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आर होगा तो एस होगा, लैला होगा तो मजनू होगा, है ना, रोमियो होगा तो जूलियट भी होगी। तो यहाँ भी ये सब पेयर में होते हैं ना। अब किसी का केवल आर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो उसके दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, आर है तो एस भी होगा RS नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और DL के अकॉर्डिंग D है तो L होगा। अब इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग RS नॉमेनक्लेचर, और ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज भी होता है, ठीक है। DL नॉमेनक्लेचर हर जगह यूज नहीं होता, इसकी ये बहुत वैसा है, मतलब कि मतलब कि लिमिटेड है, संकीर्ण है, बहुत रेयर एग्जांपल्स में इसको लगा सकते हैं। लेकिन RS सदाबहार है, इसको हर जगह लगा सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि ज्योमेट्रिकल में जेडी हम लोग हर जगह लगा सकते थे, है ना, लेकिन सिस और ट्रांस से हर एक मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेचर में नहीं क्लासिफाई कर सकते थे। ऐसे इसमें RS जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो पहले इसी को समझते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, ना फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, RS कॉन्फ़िगरेशन को पता लगाने के लिए फिशर प्रोजेक्शन का होना बहुत जरूरी है ना, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन की बात करी है। तो फिशर प्रोजेक्शन में अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग RS नॉमेनक्लेचर कैसे बताएंगे, ठीक है। RS नॉमेनक्लेचर को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है ना, RS नॉमेनक्लेचर को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। DL जबकि रिलेटिव होता है। अच्छा देखो, पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप को समझ लेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि RS कैसे बोला जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन, फर्स्ट ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना होगा, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा अबाउट काइरल कार्बन। उस मॉलिक्यूल में जो भी काइरल कार्बन है उसके अबाउट आपको फिशर प्रोजेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। कई बार तो बेटा क्वेश्चन में फिशर में देगा ही आपको, है ना, तब फिर इस स्टेप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। लेकिन जब नहीं दिया जाएगा तब हमें ये काम करना पड़ेगा। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं वो फिशर प्रोजेक्शन बना के नहीं दे रहा है ना, तो फिर हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो गिवन स्ट्रक्चर है उसको फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम आप लोग कर ही लोगे, फिशर प्रोजेक्शन बनाना आता ही, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ठीक है, वही डॉक्टर वाला साइन बना देना प्लस वाला, ठीक है, और सीनियर ग्रुप को यहाँ पे डाल देना, बाकी यहाँ पे आप है ना
बस रूल के अकॉर्डिंग बैठा दीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें स्टेप 2 क्या कह रहा है? स्टेप 2 कह रहा है assign the priorities of group or atom attached with chiral atom as per CIP rule। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने CIP रूल पढ़ा था, जेडी नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था ना CIP रूल, है ना? तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काइरल कार्बन से जो 4 ग्रुप कनेक्ट हुआ करेंगे, जैसे ये काइरल कार्बन, इससे 4 ग्रुप मान लो कनेक्ट है, ठीक है, तो उनको CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे देंगे। CIP रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे सीनियर होगा, मान लो ए सबसे सीनियर है तो उसको नंबर 1 दे देंगे, उससे जो लेस सीनियर है उसको नंबर 2, और जब से उससे भी कम सीनियर को 3, और सबसे लीस्ट सीनियर को 4 दे देंगे, है ना? 4 ही ग्रुप अटैच होंगे तो 1 से लेकर 4 ही तक देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये नंबरिंग आपको करनी होगी उन फंक्शनल ग्रुप को जो काइरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ठीक है? तो सेकंड रूल, सेकंड स्टेप में ये करना होगा आपको, है ना? पढ़ लीजिए इसको, assign the priority of group or atom attached with chiral atom as per the CIP rule and give number 1 2 3 4, है ना? ये 1 2 3 4 नंबर दे देंगे from higher seniority to lower seniority, है ना? हायर सीनियरिटी से लोअर सीनियरिटी की साइड, और सबसे हाईएस्ट सीनियरिटी वाले को 1 देंगे, और एज फिर 2 3 4, है ना? अब जैसे देखो, एक मैं करके बताता हूँ आपको। अब जैसे लैटिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा है, तो लैटिक एसिड कोई चलो ले लेता हूँ एग्जांपल में। लैटिक एसिड का ये मैंने मान लिया, लैटिक एसिड के वैसे 2 फिशर प्रोजेक्शन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई एक आपको दिया जाएगा। अब उसमें आपको पूछा जाएगा कि इस काइरल कार्बन के अबाउट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, आर है कि एस है। तो सबसे पहले हम लोग देंगे CIP रूल, फिशर प्रोजेक्शन तो बना ही दिया मैंने। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग बताओ नंबर 1 किसको दें इन चारों में से? आप सब OH OH है ना? हाँ, तो उसमें सबसे पहला एटम देखेंगे कि काइरल कार्बन से जो फर्स्ट एटम अटैच्ड है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा सीनोटी देंगे। तो इसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, और इन चारों में बेटा ऑक्सीजन की सीनियोरिटी सबसे ज्यादा, उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, आपने बिल्कुल पहचाना इसको सही। ये हो गया हमारा सीनियर ग्रुप हो गया, हाईएस्ट सीनियोरिटी वाला ग्रुप हो गया नंबर 1, है ना? फिर नंबर 2 किसको दें फिर? COOH COH में, है ना? हाँ, तो ये सबको मेरे ख्याल से अब क्लियर हुए, CIP रूल सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये कार्बन एक्चुअली डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो उसको आप ये मान के चलो कि ये 2 ऑक्सीजन से इंडिविजुअली अटैच्ड है ना, और ये कार्बन जो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो भाई इसकी सीनियोरिटी ज्यादा हो जाएगी सेकेंड एटम के रिस्पेक्ट में। मेथिल आपका 3 पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन तो बेटा अगर है तो वो हमेशा 4 पे ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कम सीनियोरिटी किसी की नहीं होती है, सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का ही होता है, ठीक है? तो ये काम है, ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है? ये तरीका है बस। जैसे इनमें बता दो, जैसे यहाँ लगा दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH। इसमें बता दो नंबर 1 किसको दे दें? सर क्लोरीन, ब्रोमीन सर ब्रोमीन। फर्स्ट वाले में COH को फर्स्ट वाला मिलना चाहिए ना? क्यों बेटा, पहला आइटम देखते हैं ना सबसे पहले। CIP रूल क्या बोलता है? सीनियरिटी ऑफ ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। हाँ सर। तो इस काइरल कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, काइरल कार्बन वाले कार्बन के ऊपर खड़े हो जाओ, इसके रिस्पेक्ट में देखो, इससे पहला एटम ये ऑक्सीजन हो गया, और इससे पहला एटम CSS में कार्बन हो गया। तो अभी आगे मत देखो, पहले एटम में ही डिसाइड करो कि इन कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है? बोलो भाई तुषार। हाँ सर समझ गए। अच्छा, तो अब क्लियर हो गया। तो इसमें बताओ फिर तुषार, बताओ इसमें, इसको नंबर 1 ब्रोमीन दे दिया, नंबर 2 में किसको दें? क्लोरीन। क्लोरीन को, है ना? नंबर 3 ऑक्सीजन OH।
और नंबर 4 NH2, है ना। तो CIP रूल वैसे ही लगेगा जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये आपका स्टेप 2 होता है। नाइट्रोजन का कम होता है ना ऑक्सीजन से एटॉमिक में। ऑक्सीजन का बेटा 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है ना। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब इसके बाद देखो स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 में हमें रोटेशन का सेंस चेक करना है ना। देखो कैसे चेक करना है, उसने बोला यहाँ पे रूल एक बार पढ़ दीजिए। देन ए एरो इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप। फर्स्ट मतलब कि जिस सीनियर ग्रुप जिसको नंबर 1 दिया है उसी को फर्स्ट बोल रहा है, वो हाईएस्ट सीनियर ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप बोल रहा है। तो एक आपको एरो बनाना है फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से किधर, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ, और सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ। मतलब जिसको आपने नंबर 1 दिया है 1 से 2 की तरफ एक एरो बनाएंगे और 2 से 3 की तरफ एक एरो बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस एरो का रोटेशन का सीक्वेंस देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे, चेक द सीक्वेंस ऑफ रोटेशन, है ना। क्या चेक करेंगे, चेक द सीक्वेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखिए कि 1 से 2, 2 के 3 की तरफ जाने पे रोटेशन का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि रोटेशन का सीक्वेंस कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। जैसे 1 से 2, 2 की तरफ 3 से तरफ गए, है ना, तो कैसा सेंस आया, क्लॉकवाइज आ गया सपोज, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज के केस में हमारा आर फॉर्म होगा। उस काइरल कार्बन के अबाउट कैसा कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा आर ये आपका जो है जर्मन वर्ड है, रेक्टस से लिया गया है। रेक्टस का मतलब राइट होता है, ठीक है। तो अगर अपना राइट हैंड आप फ्री छोड़ दें, ठीक है, ऐसे अपने दोनों हाथ आप सीधे खड़े कर दीजिए, है ना, जैसे टाइटेनिक में खड़े थे, है ना। तो और एक राइट हैंड आपका ढीला छोड़ दीजिए, है ना। तो राइट हैंड जब नीचे आएगा तो क्लॉकवाइज सेंस बनता है हमेशा, ठीक है। तो राइट राइट साइड से हमेशा क्लॉकवाइज ही बनता है सर्कल। तो इसीलिए रेक्टस आर को बोल दिया जाता है। तो अगर रोटेशन का सेंस बेटा 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करने पर एरो की डायरेक्शन देखिएगा, अगर रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज बन रहा हो, क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप आर फॉर्म उसके बोल सकते हैं। और अगर यही उल्टा बन रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे। अगर रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। एस सिनिस्टर से लिया गया, एस किससे लिया गया, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है ना। बोलो भाई। तो अगर रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज होगा तो आर फॉर्म कंसीडर की जाएगी, रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 1 से 2, 2 से 3 जाते समय आपको 4 वाले ग्रुप को आपको नहीं देखा, आपने 4 वाले को इग्नोर कर दिया है। लेकिन फाइनल आंसर देने से पहले 4 वाले की पोजीशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3 में क्लॉकवाइज में आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये तभी तक वैलिड है जब वो 4 नंबर वाला ग्रुप जो है लीस्ट सीनियर ग्रुप, इट शुड प्रेजेंट इन वर्टिकल पोजिशन, है ना। वो कहाँ पे बैठा हो, वर्टिकल पोजीशन में बैठा हो, तभी ये बात एप्लीकेबल होगी। देखो लिखा हुआ है, एबव नॉमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जिसको हम लोगों ने क्या नंबर दिया है, 4 नंबर, है ना। इट मस्ट बी लाई इन वर्टिकल पोजीशन, वो कहाँ पे लाई होना करना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। लेकिन अगर अगर कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि 4 वाला हॉरिजॉन्टल में बैठा होगा, तो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना, उसको वहीं बैठा रहने देंगे, है ना। और आपका आंसर, फाइनल आंसर मान लो आर आ रहा है, तो अपना आंसर हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये काम कब करेंगे, जब लीस्ट सीनियर ग्रुप बैठा होगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑक्यूपाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन of Fisher projection
देन आंसर विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, अगर लीस्ट सीनियर ग्रुप वर्टिकल में नहीं बैठा हुआ है ना, अगर वर्टिकल में बैठा है तब तो फिर क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में एस नॉर्मल जाएगी, है ना, मतलब डायरेक्ट ही बोल देंगे हम लोग। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ है और रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज आ रहा है तो आंसर शुड बी आर, आर होना चाहिए। लेकिन हम लोग फाइनल आंसर उल्टा करके देंगे, आर आ रहा होगा तो एस बोलेंगे, रिवर्स करके बोलेंगे, और एस आ रहा होगा तो आर बोलेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस है ना, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो तो और बढ़िया समझ में आएगा। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल है, एजाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन ईच ऑफ फॉलोइंग अबाउट कायरल लेटर, है ना। जैसे इनमें हम लोग को करना है आरएस नोमेनक्लेचर एजाइन करना है। अब देखो इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है भाई, बताओ। सर प्रोसेस फॉलो कर दीजिए सर। ठीक है, जैसे इसमें आपको आयोडीन को आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, सबसे सीनियर इसमें कौन है, आयोडीन है। नंबर 2 पे कौन है, ब्रोमीन है। नंबर 3 पे किसको दें, क्लोरीन। ये तो सारे चारे हेलोजन ही बैठा दिए ना यहाँ पे। तो हेलोजन में एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, सबसे ज्यादा होता है बेटा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन। ठीक है, अब आप ये तो आपने सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबर दे, अब आपको रोटेशन का सेंस देखना है। तो रोटेशन के सेंस में देखो 1 से 2 की तरफ आपको कसम खा लेनी है कि 1 से 2 ही की तरफ जाना है और 2 से 3 की तरफ जाना है। ठीक है, अच्छा बीच में अगर 4 वाला आ रहा है तो 4 वाले को आप इग्नोर मार दीजिएगा, मतलब आंखें बंद कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि 4 वाला है ही नहीं। ठीक है, मतलब 4 वाले को आप जंप कर सकते हो। ठीक है, 4 रोटेशन चेक करते समय 4 वाले की पोजीशन मत देखिए, है ना। देखो तो 4 वाले को छुपा लो आप पहले। अब देखो 1 से 2 जाना है, 2 से 3, तो ऐसे जाएं क्लॉकवाइज की ऐसे जाएं एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। Anti clock. एंटी क्लॉक, है ना। क्योंकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो 1 के बाद हमारा 3 टकरा जाएगा, जबकि 1 के बाद 2 टकराना चाहिए और 2 के बाद 3 टकराना चाहिए, है ना, सीक्वेंस में। तो क्लॉकवाइज में लफड़ा हो रहा है भैया। देखो 1 के बाद क्या आ गया, 3 ना, ये गलत है। 1 के बाद 2 आना चाहिए। भले ही 4 वाला जंप हो रहा है तो 4 वाले को तो वैसे ही नहीं देखना है आपको। सेंस रोटेशन का सेंस चेक करते समय 4 वाले को जंप कर सकते हैं। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, है ना। 4 वाले को देखा ही नहीं जाता। तो ये क्या कौन सा सेंस आया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये अच्छे समझो भाई, एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 वाले को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। लीस्ट सीनियर ग्रुप को रोटेशन का सेंस देखते समय इग्नोर करना है। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आया है कि क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन शुड बी एस, एस। है ना। लेकिन अब जरा 4 वाला देखो कहाँ बैठा हुआ है। Vertical. हाँ, तो 4 वाला वर्टिकल में है। अरे बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि 4 वाला अगर वर्टिकल में ना होता तो हमें अपना कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करना होता, अपना फाइनल आंसर उल्टा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे वो वर्टिकल में ही है तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। एक्सक्यूज हाँ हाँ, एक्सक्यूज बताओ मी बताओ। सर। सर जो ब्रोमीन है तो उसका प्रायोरिटी तो सबसे कम है, तो अगर उसके रूल के हिसाब से तो ब्रोमीन क्लोरीन की जगह होना चाहिए ना, मतलब वो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए ना। अगर फिशर बनाए तो अगर फिशर वो वाला बनाए तो ब्रोमीन की बी होती है ना सर, मतलब बी से अल्फाबेटिकली शुरू होता है, तो ब्रोमीन सबसे ऊपर होना चाहिए। हैं अल्फाबेटिकली? सर बेटा मैं फिशर की हाँ, बात कर रहा हूँ। फिशर प्रोजेक्शन जो है उसमें तो ब्रोमीन ऊपर होना चाहिए ना।
तो यहाँ पे हिसाब से तो SR है, लेकिन असलियत में फिशर अगर प्रोजेक्शन बनाना है तो ब्रोमीन ऊपर होनी चाहिए ना और क्लोरीन नीचे। नहीं, पहली बात तो एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन आपके प्रीफिक्स होते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग में हेलोजन क्या होते हैं? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में कोई सीनियरिटी ऑर्डर नहीं होता। सीनियरिटी ऑर्डर में हेलोजन आते ही कहाँ है? ओके सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मान लिया तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि प्रीफिक्स में भी सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, है ना? तो इस हिसाब से ब्रोमीन टॉप पे होना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है और अगर उसने फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया हुआ है, तो फिर जो उसने बना के दिया हुआ है, ठीक है, भले ही उसने सीनियर ग्रुप को टॉप पे ना बैठा लाओ, कोई मतलब नहीं। जो भी उसने बना के दिया है, या तो वो आर होगा या एस होगा, ठीक है। हमें उसी का कॉन्फ़िगरेशन बता देना है, बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए हुए। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो फिशर ना बना के देता तो हम लोग पहले अपनी तरफ से फिशर बनाते, तो फिर वो स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते कि सीनियर ग्रुप वर्टिकल पे होना चाहिए, है ना? लेकिन जब आपसे आरएस पूछा ही जा रहा होगा, फिशर प्रोजेक्शन आपको वो बना के दे रहा होगा, तो फिर हमें इससे मतलब नहीं रहेगा कि उसने कहाँ क्या बैठा लाया। जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है, वही उसी को सात्व सत्य मानते हुए उसी में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, रूल को फॉलो करते हुए, यस सर। है ना? ओके सर। ठीक है। हाँ। सर बाकी लेकिन 1 करेक्ट 2 स्ट्रक्चर तो सर ब्रोमीन ही होगा ना सर, वर्टिकल पोजीशन। हैं, अभी तुम इसमें पड़े हुए हो। आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा क्या एक बात बताओ, जब कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, जैसे आपको आईयूपीएससी नेम दिया जाता था, तो उसमें वो जो सेकंड पे क्लोरो लगा के देता था, 4 पे ब्रोमो, तो हम लोग कभी छेड़खानी नहीं करते थे। वो हम लोग सेकंड पे क्लोरो को मान लेते थे कि हाँ सेकंड पे क्लोरो लगा हुआ है। हम लोग कभी ये तो ना करते कि सेकंड पे क्लोरो ना करके चलो सेकंड पे ब्रोमो करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते थे। ऐसे ही आपको जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ रहा है किसी का, ठीक है, और उसने जो भी फीचर प्रोजेक्शन बना के दिया है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें उसका नॉमेनक्लेचर दे देना है। जैसे हम लोग आईपीएससी में नेम लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे आर और एस में बताना है। ठीक है। यहाँ हमें बनाने को थोड़ी ना बोला जा रहा है। जब आपसे बोला जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, फिर हम लोग स्टैंडर्ड रूल को ही फॉलो करेंगे, है ना? लेकिन जब फिशर उसने बना ही दिया है, तो जो बना है उसी के अकॉर्डिंग आप बताओ। ठीक है। अब जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर उसने बना के दिया है, तो इसी में हम लोग बताएंगे। देखो, इसमें सबसे Yes, ma'am. सीनियर ग्रुप कौन सा है, मतलब सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग OH. OH. ओएच है ना। तो जहां भी ओएच बैठा है उसको नंबर 1 दे दिया हमने। अब इसमें सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग इससे कम सीनियर कौन सा है? COH. हाँ, तो इसको 2 दे देंगे फिर। ठीक है। अब 3 किसको दे दें? CH3. इसको 3 दे दिया हमने मेथिल को। और 4 पे तो हाइड्रोजन ही आएगा भाई, उससे लीस्ट सीनियर कोई होता ही, अरे उल्टा कर दिया क्या, यहाँ पे 2 देना है भाई इसको, और 3, और हाइड्रोजन 4 पे आ जाएगा। अब बताओ मुझे रोटेशन का सेंस कैसा आ रहा है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना Clockwise. है? क्लॉकवाइज है ना, 1 से 2, 2 से 3। 4 वाले को जंप कर सकते हैं, 4 वाले को देखना ही नहीं होता है हम लोग को, है ना? 1 से 2, 2 से 3 देखना होता है बस। तो ऐसा करने पे हमें क्लॉकवाइज सेंस मिल रहा है ना, क्लॉकवाइज सेंस। और क्लॉकवाइज सेंस में तो बेटा रेक्टस फॉर्म होनी चाहिए आर। लेकिन Sir, S फाइनल होगी. आंसर देते समय एक बार ये जरूर देख लेना कि हमारा पप्पू कहाँ बैठा हुआ है, सबसे लीस्ट सीनियर ग्रुप। इसको क्योंकि देखो, हॉरिजॉन्टल इसको में। आप रोटेशन चेक करते समय इग्नोर कर रहे हो, लेकिन लास्ट में इसको हैप्पी भी तो करना है ना? इसको नाराज नहीं करना है। रोटेशन देखते समय तो आपने इसकी तरफ देखा ही नहीं
नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लास्ट में देखो भैया कहाँ बैठा हुआ है। तो पप्पू कहेगा मैं बैठा हूँ हॉरिजॉन्टल में, तो ये हमारा आंसर ही पलट देगा पूरा, हॉरिजॉन्टल पे बैठा हुआ है। तो भैया यहाँ पे इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि सबसे लीस्ट सीनियर वाला भी खेल खेलेगा यहाँ पे। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल में बैठा है तो हमारा आंसर इन्वर्टेड वाला करना होगा, मतलब इन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा एस, ना कि आर। ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लीस्ट सीनियर ग्रुप ऑक्युपाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना। और वो जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था वो क्लॉकवाइज में आर और एंटी क्लॉकवाइज में एस, वो तभी होगा जब लीस्ट सीनियर वर्टिकल पे हो, है ना, इसलिए इन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा एस। ठीक है। तो ये जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, अभी टाइम हो ही गया है तो, है ना, ये वाले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसमें भी एक वर्कशीट होनी चाहिए आगे। हाँ, ये वाली वर्कशीट में इसमें भी खूब सारे एग्जाम्पल है। देखो ये आरएस वाले कर लेना आप लोग, है ना, 11 एग्जाम्पल है। और अभी विज डैश में भी पहचानने का एक रूल होता है, विज डैश वाला अभी बताया नहीं, आज हो नहीं पाया, अगली क्लास में इसको करेंगे। ठीक है। तो जिसमें वेज डैश नहीं बना हुआ वो वाले कर लीजिएगा। जैसे जिसमें वेज डैश बना हुआ है अभी इसमें आर एस नहीं पहचान पाओगे आप, जिसमें इसमें फीसर बना हुआ है वो वाला कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर, है ना। और सीट में भी क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? सीट में सेक्शन Yes, ए sir. और बी आपको मैंने दिया था, और आज जो पढ़ा है उसमें देखिएगा सेक्शन आपका सी हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेक्शन सी में आ जाएगा आपका आर एस नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो सीट के थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए लास्ट, क्योंकि लास्ट में जब डिस्कशन होता है ना फिर एक दिन हमें आप लोग कर नहीं पाते हो ना। तो जैसे आपका सेक्शन ए में ज्योमेट्रिकल कर लीजिएगा, सेक्शन बी में सी आई जेडी नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो पिछले ही क्लास में करा दिया था पूरा। आज जो पढ़ाया काइरल कार्बन पहचानना पढ़ाया है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन सी में है। और आर एस नॉमेनक्लेचर और डीएल नॉमेनक्लेचर डी में। तो सेक्शन डी में आर एस वाले छांट छांट के कर लीजिएगा। ठीक है। डीएल अभी फिर अगली क्लास में करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक वो सिन एंटी वाला भी था, तो उसका यूज नहीं होगा? हाँ, सिन एंटी वाला एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है ऑक्सिम में, उसको अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है। सिन एंटी बहुत, मतलब सिन एंटी एक ही जगह लगता है केवल ऑक्सिम के केस में, तो वो फिर अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है। वो उसमें शायद मिस हो गया था अगली पिछली क्लास में। सर जो आपने शुरुआत में कायरल कार्बन के एग्जांपल्स कराए थे सर, एक बार एर्थ वाला पार्ट बता दीजिए फिर से। कौन सा एर्थ नंबर? पार्ट। 8। एर्थ पार्ट 8 में ये वाला ना सर, इसके ऊपर वाला 7th वाला सर। अच्छा, ये ग्लूकोज वाला है। यस सर। हाँ, इसमें देखो स्ट्रक्चर एक बार, जैसे ये पहला वाला कार्बन तो नहीं है काइरल, तो समझ में आ ही रहा होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज है। यस सर। डबली बॉन्डेड कार्बन जो होता है ना sp2 होता है, तो वो तो नहीं होगा। अब इसमें से दूसरा वाला देखो, तो दूसरे में ये वाला कार्बन देखो, तो इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एक ओएस से अटैच्ड है, एक एल्डिहाइड से है, और चौथी वैलेंसी इतने ग्रुप से अटैच्ड है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? काइरल हो गया। अब इसको चेक करो, थर्ड वाले को, तो इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच हो गई, दूसरी ओएस से, तीसरी इतने बड़े ग्रुप से अटैच हो गई, और चौथी इससे भी बड़े ग्रुप से अटैच हो गई। चारों ग्रुप इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये थर्ड वाला भी काइरल हो गया, है ना। यस ऐसे ये सर। वाला भी काइरल है, ऐसे ये वाला भी है। हाँ, लास्ट वाला ये काइरल नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो ये दो ग्रुप एच है, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए।
है ना। तो इसकी 2 वैलेंसी सेम हाइड्रोजन से अटैच्ड हो गई, इसलिए चौथा पांचवा वाला नहीं है, इसमें 4 ही है कायरल, है ना, बीच के ये 4। ओके सर। चलिए ये प्रैक्टिस के लिए दिए, ये एक बार करिए आप लोग। बताएं अगर इतने एग्जाम्पल कर लेंगे, जैसे कायरल कार्बन के 24 एग्जाम्पल, और इसमें बड़े बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर दिए, मतलब टफ से टफ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये वाला मतलब कि जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से, है ना। तो आपको फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कायरल कार्बन पहचानने में, है ना। ये मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यस चलिए सर। फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगा। सर अगला लेक्चर में ऑनलाइन होगा? अगले लेक्चर में ऑफलाइन होगा, वो तो आज ही हुआ है ऑनलाइन, पीएम की रैली वैली कुछ थी आज। नहीं सर, तो जैसे जेपी बैच में हूँ मैं, तो सर उसमें ऑफलाइन वाला मेरे को नहीं पता था, तो पहले जो जैसे आपने जीआई के लेक्चर कराया मेरे को पता ही नहीं था कि हुआ है।